Good morning all of you. I hope all you are good at home. Today we are going to continue this chapter forward. अब हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो हमने क्या पढ़ लिया था इस चैप्टर में? We have discussed the four types of models. हमने चारों मॉडल्स पढ़ लिए थे. एक मॉडल था हमारे पास कौन सा? रदरफोर्ड का, एक था डाल्टन का, एक था एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर, डाल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड. ये चारों मॉडल्स हम लोग पढ़ चुके हैं. इसके बाद हमने पढ़ा था बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल और उसके पोस्टुलेट्स. क्या पढ़े थे? उसके पोस्टुलेट्स. तो बोर के तीन पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे. बोर के कितने पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे? तीन. पहला पोस्टुलेट क्या था? फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक कौन सा लगेगा? एक लगेगा उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ से आया था. तो दो फोर्सेस हमारे पास उसके लगेंगे. तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा था क्या होता है? mv²/r. और कूलम्ब्स फोर्स क्या था? k(q1q2)/r². k(q1q2)/r². ये हम लोग पढ़ चुके थे इस लॉ के अंदर. दूसरा पोस्टुलेट हमने क्या पढ़ा था? एंगुलर मोमेंटम वाला, mvr=nh/2π. और तीसरा पोस्टुलेट हमने क्या पढ़ा था? तीसरा पोस्टुलेट हमारे पास क्या था? टू फाइंड द एनर्जी लॉस. जो हमने एनर्जी लॉस निकाला था E2 - E1 h/μ. ये हम लोग पढ़ चुके थे, याद रखो. ये तीनों हम लोग पोस्टुलेट्स पढ़ चुके थे. आज हम लोग इन पोस्टुलेट्स का यूज करेंगे. इन पोस्टुलेट्स का यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनकी हेल्प से हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. रेडियस का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे. वेलोसिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज इनमें रिलेटेड है हम उनका फॉर्मूला डिराइव करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पोस्टुलेट. फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने क्या देखा? फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग mv²/r होता है k(q1q2)/r². तो q1 क्या होता है? चार्ज. q1 अगर हम चार्ज और न्यूक्लियस देते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर टोटल कितना चार्ज है. q1 क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर टोटल कितना चार्ज है. तो हमने क्या अज्यूम किया कि न्यूक्लियस पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितना है? z. एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल रहता है? न्यूक्लियस के चार्ज के. एक प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल रहता है. तो z अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Ze. टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Ze. तो इस Ze की हेल्प से और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E. तो इन दोनों के फोर्सेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट थिंग देखते हैं. तो यहाँ पे हम लोग k1 और k2 की वैल्यूज फॉर्मूला पुट करते हैं. फॉर्मूला वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? mv²/r = k Ze/E/r². तो ये फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? mv²/r = k Ze²/r². एक r से एक r कैंसिल, तो mv² आ गया हमारे पास k Ze²/r. ये फॉर्मूला हो गया. ये हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट था. ये क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट. सेकंड पोस्टुलेट क्या है हमारे पास? mvr = nh/2π. तो सेकंड पोस्टुलेट है हमारे पास mvr = nh/2π. अब सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन बोर्स ऑर्बिट. वेलोसिटी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की जो बोर्स ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं? रोटेट करते हैं. तो ये दोनों पोस्टुलेट्स हैं. इन दोनों पोस्टुलेट्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1/2, फर्स्ट बाय सेकंड. इन दोनों पोस्टुलेट्स को मैं इस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ. तो देखिए क्या है? mv²/mvr = k Ze²/r डिवाइडेड बाय nh/2π. ये आ गया हमारे पास. एक m से एक m कैंसिल, v से v कैंसिल. तो ये क्या आएगा? v/r आ गया = k Ze²/r into 2π/nh. ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला 2π/nh.
तो एक आर से एक और आर कैंसिल, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया k z² इंटू 2 पाई अपॉन nh, k z² इंटू 2 पाई अपॉन nh। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास वेलोसिटी का। तो v इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर 2.18 × 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे आया वो ध्यान से देखिए। v इक्वल्स टू आ गया 2.18 × 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास वेलोसिटी का है। ये फॉर्मूला आया कैसे, हमने यहाँ पे k की वैल्यू पुट की, k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ z हमें पता नहीं है तो हमने z को z ही रहने दिया। e क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ फिर पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। h क्या होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यूज हमने पुट की। ये वैल्यूज पुट करने के बाद जब हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला ये है v = 2.18 × 10⁶ z अपॉन n इंटू मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या आ गई मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे। क्लियर है सबको, कैसे आएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला वापस देख लीजिए। फर्स्ट जो पोस्टुलेट था और जो सेकंड पोस्टुलेट था, इन दोनों पोस्टुलेट्स को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद m से m कैंसिल हो गया, एक v से एक v कैंसिल हो गया, तो v अपॉन r इसके इक्वल आया। हमने इसको आगे सॉल्व किया तो v की वैल्यू आ गई 2.18 × 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका आया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अभी हमने देखा कि हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे हम इससे रेडियस को डिराइव कर सकते हैं, रेडियस के फॉर्मूले को। तो हमने बोर्ड के पोस्टुलेट पढ़े mv² = k z² अपॉन r, और दूसरा पोस्टुलेट क्या था mvr = nh/2 पाई। ये दो पोस्टुलेट है हमारे पास। इन दोनों की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे अब रेडियस की, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कौन सी ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस पोस्टुलेट से मैंने v का वैल्यू निकाला, v कितना आएगा nh/2 पाई m × r। ये किसका वैल्यू आ जाएगा v का। इस v के वैल्यू को उठाकर हम इसमें पुट करते हैं। जैसे इस v के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो m × nh/2 पाई m × r का होल स्क्वायर = kz² अपॉन r। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। हमने क्या किया सेकंड पोस्टुलेट से v की वैल्यू निकाली और इसमें पुट की, तो ये हमारे पास का फॉर्मूला आ गया। तो टोटल m × nh होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई mr का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो m n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m² r² इज इक्वल्स टू kz² अपॉन r। r से r कैंसिल, एक r से एक r क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है r की। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम बाकी कांस्टेंट्स को रीअरेंज करते हैं। कैसे देखिए यहाँ पर एक m से एक m भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या फॉर्मूला आएगा आपका r will be equals to या 1/r। हम पहले यहाँ से 1/r की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा k z² तो है यहाँ ये पूरा यहाँ पे डिवाइड में किधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू m अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू m अपॉन n² h²। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और r का वैल्यू निकालना है तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा n² h² अपॉन k z² इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू m। k क्या था कूलम्ब्स लॉ से जो कांस्टेंट आया था, k क्या था जो कूलम्ब्स लॉ से कांस्टेंट आया था। हम इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो उस वैल्यू को पुट करेंगे तो n² h² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय z² इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू m। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो r इक्वल्स टू क्या आ गया n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय z
ई स्क्वायर इंटू पाई इंटू एन। जिन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है वो हम लोग पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा वो आर का फॉर्मूला हो जाएगा, इस यूनिट इसमें आ जाएगी मीटर में, बट साथ में क्या आएगा इसमें एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये टर्म भी हमें इसमें साथ में मिलेगा। तो ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। रेडियस के बाद हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला। अब इसके बाद हम फॉर्मूला निकालते हैं नेक्स्ट का, किसका, फ्रीक्वेंसी का। फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की। फ्रीक्वेंसी, वैसे फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, बट वी नो दैट कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है 2 पाई r अपॉन t। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है 2 पाई r अपॉन t के। हम इसकी वैल्यू का पुट कर देते हैं, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 पाई r अपॉन v। ये आ गया। t टाइम पीरियड होता है, t क्या होता है टाइम पीरियड। हमें क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1 अपॉन f is equals to 2 pi r upon v, or we can say that f is equals to v upon 2 pi r। ये हमारे पास आ गया। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आ गया v अपॉन 2 pi r। v क्या था वेलोसिटी। वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी निकाली थी हमने। क्या किया था हमने, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया था और जो v की वैल्यू आई थी वो हमने वहाँ पे पुट कर दी थी। r से r भी क्या हो गया था कैंसिल। जो यहाँ पे v की वैल्यू आई थी हम वहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन द ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उसकी, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं आइदर ऑर्बिटल वेलोसिटी, आइदर रेडियस, और साथ में क्या निकाल सकते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा। क्या आ जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है टाइम पीरियड की उल्टी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है सेकंड। n क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, z क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों की वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। इन दोनों की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वो हर एक क्वेश्चन में चेंज होती रहती है। क्लियर है सबको। हमने 3 डेरिवेशंस की। एक डेरिवेशन में हमने रेडियस फाइंड की, एक में वेलोसिटी और एक में फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड में फाइंड किया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो उसके पास एनर्जी भी होगी। एनर्जी कौन सी होगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। और अगर रेस्ट में होगा तो कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो सकती है। तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोस्टुलेट अभी हमने देखा mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल, तो हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट आया था mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू k z स्क्वायर अपॉन r। अब हम बात करते हैं किसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के पास, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन की वजह से होती है, उसके मोशन की वजह से। द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ये हमें पता है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू kz स्क्वायर अपॉन r, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। इस फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर हम दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ से। तो ये क्या आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ kz स्क्वायर अपॉन r। तो ये हाफ mv स्क्वायर किसके इक्वल हो गया काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ kz स्क्वायर अपॉन r। ये किसका वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना आ गया हाफ kz स्क्वायर अपॉन r। ये काइनेटिक एनर्जी का क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं।
तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट चैप्टर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। फर्स्ट में था या सेकंड में था? सेकंड चैप्टर में था K Q1 Q2 अपॉन R। किसका फॉर्मूला था? पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ से U इक्वल्स टू K Q1, अगर हम इसको न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? Z। Q2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, ये किसके इक्वल होता है? माइनस E के अपॉन R। तो U इक्वल्स टू क्या आएगा? K Z² अपॉन R, वो भी माइनस साइन के साथ। तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का। हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हाफ से। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ kZe² अपॉन R। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर का कांसेप्ट यूज किया, U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है ये कांसेप्ट, आप लोग देखिएगा मिलता है। तो U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R आ गया, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। नाउ वी ऑल नो दैट मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो सम होती है किसका? काइनेटिक का प्लस पोटेंशियल का। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? हाफ kZe² अपॉन R। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? माइनस kZe² अपॉन R। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस kZe² अपॉन R। तो हाफ kZe² अपॉन R माइनस kZe² अपॉन R। तो हमारे पास का फॉर्मूला आ गया। तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये हाफ प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का और ये माइनस का है। तो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो क्या आएगा इसमें? देखिए हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस हाफ। तो हाफ kZe² अपॉन R माइनस kZe² अपॉन R। तो ये कितना आ जाएगा? E इज इक्वल्स टू माइनस हाफ kZe² अपॉन R। तो ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, जो किसके सम के इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। ये एनर्जी का फॉर्मूला, बट हम लोग इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, इन सभी की वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं, क्योंकि इन सभी की Z की, E की, R की, तो हमारे पास ये फॉर्मूला थोड़ा सा और अलग आ जाएगा। E हमें निकालना है, तो E इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला आ गया माइनस हाफ kZe² अपॉन R। ये फॉर्मूला आ गया टोटल एनर्जी का। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और R क्या है? रेडियस। इन सभी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला। और वो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जूल में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? जूल के अंदर। वो फॉर्मूला क्या आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस 30.6 अपॉन Z² इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास? एनर्जी का, टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हमने वोल्ट के सारे पोस्टुलेट्स को यूज किया, हमने यूज किया और इनका अलग अलग हमने फॉर्मेशन किया। इसका जो फॉर्मूला आया वो क्या आया हमारे पास एनर्जी का? ये फॉर्मूला आ गया, इसमें हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये जो फॉर्मूला आया यहाँ पे Z के प्लेस पे n आता है, n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास। इस फॉर्मूले को हमें डायरेक्टली यूज करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से। तो ये एनर्जी भी किस में आ जाएगी? जूल में आ जाएगी। ये एनर्जी किस में आ जाएगी? जूल में। इज दैट क्लियर? हमें एनर्जी हमेशा एटॉमिक एनर्जी किस में निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर। इसमें निकालनी है हमेशा एनर्जी
इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, तो हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी का, हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी का। इज दैट क्लियर? इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन तो आपको याद रखनी ही है, बट साथ में आपको ये फॉर्मूले कि जो एंड आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो भी आपको याद रखना है ताकि क्वेश्चंस इजीली हम लोग सॉल्व कर सकें। अब हम लोग निकालते हैं इसमें आगे वेवलेंथ। क्या निकालते हैं? वेवलेंथ कैसे हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने एनर्जी डिराइव की, हमने पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, रेडियस, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, इन सब की डेरिवेशन हमने की। अब हम लोग करते हैं वेवलेंथ कैसे फाइंड हम लोग कर सकते हैं। तो वेवलेंथ वैसे भी कोई फॉर्मूला का प्रॉपर होता नहीं है, बट हमने पढ़ा है कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू होता है h इनटू न्यू। E2 माइनस E1 क्या होता है? h इनटू न्यू। कैसे पढ़ा? बोर के थर्ड पोस्टुलेट के अंदर E2 माइनस E1 किसके इक्वल था? E2 माइनस E1 इक्वल टू था h इनटू न्यू के। E2 माइनस E1 किसके इक्वल आ जाएगा? h इनटू c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा hc अपॉन E2 माइनस E1। लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? hc अपॉन E2 माइनस E1। तो लैम्डा hc हमने कॉमन लिया, 1 अपॉन E2 माइनस 1 अपॉन E1, ये हमारे पास आ गया। अब E2 और E1 क्या फॉर्मूला आएगा E2 का या E1 का? E का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? E का फॉर्मूला आया था हमारे पास माइनस हाफ kz स्क्वायर अपॉन r, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर k क्या है? कांस्टेंट है, z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, r और e ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को जब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो अगर n हमारे पास है, n किसमें आएगा? r की वजह से आएगा। r का फॉर्मूला याद है, r हमने कैसे निकाला था? देखिए mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया था? kz स्क्वायर अपॉन r, और mbr इक्वल्स टू क्या आया था? mbr इक्वल्स टू आया था nh अपॉन 2 पाई। इन दोनों फॉर्मूलों को रिलेट करके हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? r की। जब हम इस r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो n का क्या आएगा? तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आएगा डायरेक्टली जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, तो लैम्डा इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली। लैम्डा इक्वल्स टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। r क्या है वहाँ पर वो भी देखेंगे। ये n कहाँ से आएगा? जब हम r की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसको पुट करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया हमारे पास r इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा is equals to 1 upon lambda is equals to r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ये r क्या होता है यहाँ पर? ये r होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। ये r क्या होता है? रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स का क्या मतलब है? 1 अपॉन मीटर। तो ये इसका वैल्यू होता है जो फिक्स होता है इस कांस्टेंट का वैल्यू। क्लियर है सबको? तो रेडबर्ग कांस्टेंट ये फिक्स होता है। n1 क्या है? n2 क्या है? n1 जैसे हमने n1 को फर्स्ट शेल माना, n1 को क्या माना? फर्स्ट शेल, और n2 को क्या माना? सेकंड शेल माना। n1 को फर्स्ट शेल माना और n2 को क्या माना? सेकंड शेल माना। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, सेकंड से थर्ड या थर्ड से सेकंड। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? उसकी वेवलेंथ हम लोग इन फॉर्मूलों को यूज करके निकाल सकते हैं। और 5 सीरीज होती है इनकी। हाइड्रोजन के लिए 5 सीरीज होती हैं। ये सब हाइड्रोजन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जल्दी जल्दी इसके ऊपर है 1। हाइड्रोजन के लिए कितनी सीरीज होती है? 5 सीरीज। वो 5 सीरीज आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ी है। कौन कौन सी होती है? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पिपेट। ब्रैकेट और पिपेट, ये कितनी सीरीज होती है? 5। कौन कौन सी? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पिपेट। ये 5 सीरीज होती है। ये 5 सीरीज क्या डिफाइन करती हैं कि एटम कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आता है।
अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट में आता है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आता है, तो सीरीज कौन सी होती है? लाइमन सीरीज होती है। तो सीरीज कौन सी होती है? लाइमन सीरीज। बामन सीरीज कौन सी होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी का मतलब कोई भी ऑर्बिट से सेकंड के अंदर आता है, कोई भी ऑर्बिट से किसके अंदर आता है? सेकंड के अंदर। तो कौन सी सीरीज होती है? बामन। पार्शियल कब होती है? जब किसी भी ऑर्बिट से किस में आता है? थर्ड में। ब्रैकेट कब होती है? जब किसी भी ऑर्बिट से किस में आता है? फोर्थ में। और पिवट कब होती है? जब किसी भी ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आता है? फिफ्थ में। अब आएगा इलेक्ट्रॉन, तो जनरली जो ऑर्बिट होगी वो उसके नेक्स्ट वाली ऑर्बिट होती है, उसके नेक्स्ट वाली ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है। इज इट क्लियर? ये क्या होता है? ओके, अभी हमने 5 सीरीज देखी। 5 सीरीज कौन कौन सी थी? सबसे पहले जो सीरीज थी हमारे पास वो थी लाइमन, दूसरी लाइमन पार्शियल, लाइमन बामर पार्शियल, ब्रैकेट ऑफ पिवट और ब्रैकेट ऑफ पिवट। ये 5 सीरीज हमने देखी। कितनी सीरीज देखी हमने? ये 5। कौन कौन सी थी? लाइमन बामर पार्शियल, ब्रैकेट ऑफ पिवट। तो इन सीरीज की हेल्प से हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। लाइमन सीरीज कब होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आए? सेकंड के अंदर। सेकंड ऑर्बिट के अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, तो कौन सी सीरीज होगी? लाइमन। चाहे वो सेकंड से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए या फिफ्थ से आए। सेकंड में आएगा तो कौन सी होगी? बामर। थर्ड में आएगा तो कौन सी होगी? पार्शियल। फोर्थ में आएगा तो कौन सी होगी? ब्रैकेट। और फिफ्थ में आएगा तो कौन सी होगी? पिवट। ये 5 सीरीजेस होती है। इन सीरीजेस के लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो कैसे चेंज हो जाता है? अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या था वेवलेंथ का? 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब ये चेंज कैसे हो जाएगा? फर्स्ट सीरीज के लिए 1/λ क्या आ जाएगा? r 1/1² - 1/n²। यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 3 4 इस तरह से। फिर सेकंड के लिए 1/λ क्या आ जाएगा? r 1/2² 1 - 1/n²। और यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 3 से। फिर 1/λ r 1/3² - 1/n²। और यहाँ से n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? 4 से। फिर 1/λ r 1/4² - 1/n²। यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? 5 से। और पिवट के लिए किसके इक्वल होगी वैल्यू? 5 के - 1/n²। और यहाँ पे वैल्यू किससे स्टार्ट हो जाएगी? 6 7 8 से। तो इस तरह से ये वैल्यूज आती हैं इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के अंदर। तो जब वो n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर 1 है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो कौन सी सीरीज होगी? लाइमन। किसी भी ऑर्बिट से सेकंड में आएगा तो कौन सी सीरीज होगी? बामर। फिर पार्शियल, ब्रैकेट और पिवट। अगर हमें सीरीजेस डायरेक्टली गिवन है, क्वेश्चन में मेंशन है कि लाइमन सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड के अंदर आ रहा है, तो हम n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। या इसके केस में जो फिफ्थ आएगा, कौन सा है इसके केस में? 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अगर इसमें कहा सेकंड से, बामर का कौन सा है? सेकंड है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। अगर पार्शियल का थर्ड है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। वो उसकी सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे? डिसाइड कर लेंगे। क्लियर है सबको? तो प्रॉब्लम इसके अंदर नाउ व्हाट कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये हमने पढ़ा है 10th के अंदर, याद है? 10th के अंदर हमने पढ़ा था द एनर्जी required to remove an electron, from outermost shell of the atom, ताकि वो आयनाइज हो जाए, स्टेबल हो जाए, ताकि वो क्या हो जाए? आयनाइज हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी।
और जिस पोटेंशियल पे ये होता है उसे क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन पोटेंशियल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। और जिस पोटेंशियल पे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है ताकि एटम क्या हो जाए? आयनाइज हो जाए, ताकि एटम क्या हो जाए? आयनाइज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसी तरह से एक और क्या होता है? एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी या फिर एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी या फिर एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है? जब हमें इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल स्टेट से, नॉर्मल स्टेट का मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। ग्राउंड स्टेट से कौन से स्टेट में भेजना है? एक्साइटेड स्टेट में। जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजना है, जब हमें इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहाँ भेजना है? एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। और जिस पोटेंशियल पे ये वर्क होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एक्साइट कब होंगे? जब वो एनर्जी को गेन करेंगे। जब वो किसको गेन करेंगे? एनर्जी को। जैसे एनर्जी को गेन करेंगे तो उनकी जो स्टेट होगी वो ग्राउंड स्टेट से कौन सी हो जाएगी? एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी को गेन करने से। तो ये एनर्जी कौन सी होती है? एक्साइटेशन एनर्जी। और इस पे जो पोटेंशियल होता है वो कौन सा होता है? एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्लियर है सबको? तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होता? यहाँ तक हम लोग तो आज क्या क्या हमने पढ़ा? आज हमने पहले तो बोर्ड्स के सारे डेरिवेशन किए, रेडियस निकाले, वेलोसिटी, एनर्जी, टाइम, फ्रीक्वेंसी, ये सब हमने निकाला, उसमें वेवलेंथ निकाले थे। फिर हमने बोर्ड की 5 सीरीज पढ़ी, लाइमन, बार्नूल, पास्चर, बैकेट, पेफेंट, ये सारी सीरीज हमने पढ़ी। इन सीरीज को पढ़ने के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसकी लिमिटेशंस, क्या क्या इनकी कमियां रह गई थी। तो इन सबकी क्या पढ़ेंगे हम? लिमिटेशंस पढ़ेंगे। और लिमिटेशन पढ़ने के बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। और एक छोटा सा रिलेशन था डी ब्रॉगली और बोर के बीच में, वो हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। न्यूमेरिकल सारे करेंगे तो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो खुद से सॉल्व कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Thank you all of you. Have a nice day.